हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्कॉलर एलाइट में। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आज हम बात करने जा रहे हैं जीके टेस्ट सीरीज पार्ट 2, जो कि हमने स्टार्ट किया है असिस्टेंट लोको पायलट एंड टेक्नीशियन, और जो ग्रुप डी की वैकेंसी आई हुई है रेलवे की, उसके लिए यहाँ पर जीके टेस्ट सीरीज को स्टार्ट किया गया है। जो कि आपके एग्जाम होंगे उसमें जो प्रश्न आने की संभावनाएं हैं वो यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ, और इसी में से क्वेश्चन आएंगे। क्योंकि पिछले बार जो मैंने टेस्ट सीरीज स्टार्ट की थी पिछले साल एनटीपीसी के लिए, 70 से 80% क्वेश्चन मेरे ही टेस्ट सीरीज में से आए हुए थे, और कई सारे विद्यार्थियों ने हमारे चैनल के थ्रू सक्सेस पाया था। तो इस बार फिर से आप लोगों के पास अच्छा चांस है, हमारे चैनल से जुड़िए और सक्सेस पाइए, क्योंकि अब रेल हमारी होगी। ये हमारी टैगलाइन है कि रेल अब हमारी होगी। चलिए बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्न में से कौन सी पत्रिका का संपादक से सही मिलान नहीं हुआ है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो वंदे मातरम एकदम सही है, अरविंदो घोष की है। न्यू इंडिया की बात करें तो बिपिन चंद्र पॉल, भूपेंद्र नाथ युगांतर पत्रिका एकदम ठीक है। और जो वरेंद्र घोष है, इनकी जो संध्या, ये इनके जो है पुस्तक का नाम नहीं था, इनकी पुस्तक का भी नाम भी युगांतर ही था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 4th नंबर वाला। और भूपेंद्र नाथ जो है ये कौन थे? विवेकानंद जी जो थे उनके भाई थे। ठीक, तो ये आपको याद रखना है यहाँ पर कि किनके भाई थे? भूपेंद्र नाथ विवेकानंद जी के भाई थे। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि रेशम के कीड़े किन पर पलते हैं ना, सिल्क वॉर्म जो होते हैं कहाँ पर उनको फीड किया जाता है। तो बात करें तो देखिए, वेसिल्स लीव्स में तो होंगे नहीं, तुलसी के पत्ते पर नहीं जाएंगे, कडी लीव्स में भी नहीं होंगे, रोज गुलाब पे भी नहीं पाए जाते। ये पाए जाते हैं आपके मलबरी यानी कि सहतूत के पत्ते पर। सहतूत के पत्ते पर रेशम के कीड़ों को पाला जाता है। तो जैसा कि ये क्वेश्चन जो है कई बार रिपीट हुआ है रेलवे में, रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको लिया। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि हमारा जो संविधान होता है ना, तो हमारा संविधान का जो प्रस्तावना है, यानी कि हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है उसका उल्लेख नहीं। मतलब यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि संविधान जो है उसकी जो प्रस्तावना है, जो प्रिएम्बल है, उसमें इनमें से किस चीज का उल्लेख नहीं किया गया है। न्याय जस्टिस बिल्कुल है उल्लेख, ठीक है। भ्रातृत्व की बात करें तो उसकी भी उल्लेख यहाँ पर दिया गया है, और प्रतिष्ठा की समानता की बात करें तो वो भी है। आंसर जो होगा इसका डी वाला, यानी कि वयस्क मताधिकार का वहां पर जो है वर्णन नहीं किया गया है। ठीक है, वयस्क मताधिकार के बारे में उसमें बात नहीं की गई है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन का। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि जब सोडियम बाइकार्बोनेट को अत्यधिक गर्म किया जाता है तो क्या उत्पाद बनता है। तो देखिए, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि खाने वाला सोडा, ठीक है, खाने वाला सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट। और तो देखिए, इसको याद करने की ट्रिक मैंने बताई हुई है साइंस के कई वीडियो में। बाई लगा हुआ है, तो मेनली बाई जो है घर में हम मेड रखते हैं खाना बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? खाना बनाने के लिए। तो बाई से हम याद रखेंगे कि सोडियम अगर बाइकार्बोनेट है तो खाना बनाने में, और अगर बाई हट जाता है यहाँ पर तो सिर्फ बचेगा क्या? सोडियम कार्बोनेट, है ना। तो वो हो जाएगा आपका वॉशिंग सोडा, यानी कि धोने वाला सोडा हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि वही खाने वाले सोडा को अगर अत्यधिक गर्म किया जाएगा तो क्या हो जाएगा। तो वो जो है सोडियम कार्बोनेट में परिवर्तित हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा अधिक गर्म करने पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए वाला। ठीक, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर इसको गर्म करते हो तो सोडियम कार्बोनेट में बाई हट जाएगी। बाई को आपने ज्यादा गुस्सा दिलाया, बाई ज्यादा गर्म हो गई, तो उसने कहा कि हम खाना नहीं बनाएंगे, हम जा रहे हैं। ठीक है। और सोडियम बाइकार्बोनेट का एक और यूज होता है कि क्वेश्चन आता है कि आग बुझाने के लिए इनमें से किसका यूज किया जाता है। तो वहां पे CO2 नहीं रहता, वहां पे सोडियम बाइकार्बोनेट रहता है। ठीक है, तो उसका जो आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट आग बुझाने में भी काम आता है, लेकिन घरों में उतनी अत्यधिक मात्रा में हमारे पास होता नहीं है कि हम उससे आग बुझा सकें। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि इंद्रधनुष मिशन जो होता है वो किससे संबंधित है। इनमें से किससे संबंधित है आपका इंद्रधनुष मिशन। तो देखिए, पहला ऑप्शन है कि कुछ रोगों के प्रति बच्चों का प्रणालीबद्ध प्रतिरक्षण। उसके बाद बात करें फसल बर्बाद होने के लिए स्थिति में, तो ये सब नहीं है, इसका आंसर आपका पहला वाला ही है। इसमें जो है 7 टीके लगाए जाते हैं, 7 टीके बच्चों को लगाए जाते हैं जो कि 7 तरीके के रोगों से बचाव करते हैं। तो एक ये इंद्रधनुष मिशन चलाया गया था जिसमें 7 टीके लगाए जाते हैं बच्चों को उन रोगों से प्रतिरक्षण करने के लिए, उनका बचाव करने के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि गांधी जी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे। ऑप्शन कार्ल मार्क्स,
थॉमस हॉब्स और चार्ल्स डार्विन या फिर लियो टॉल्स्टॉय? तो इसका आंसर है लियो टॉल्स्टॉय। गांधी जी जो है लियो टॉल्स्टॉय से बहुत ही प्रभावित थे और अंतिम दिनों में गांधी जी के जो है अंतिम दिनों में ये उनके सलाहकार के रूप में भी यहाँ पर रहे थे लियो टॉल्स्टॉय। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। भारत में छुपी हुई बेरोजगारी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में है? भारत में छिपी हुई बेरोजगारी कहाँ पर है? एग्रीकल्चर सेक्टर में, ग्रामीण सेक्टर में, फैक्ट्री में या शहरी में? तो छुपी हुई बेरोजगारी जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में, कृषि क्षेत्र में छुपी हुई बेरोजगारी है। किसानों में जो है मेनली बेरोजगारी यहाँ पर, क्योंकि हमारे इंडिया जो है मेनली यहाँ पर 60% जो है एग्रीकल्चर पर निर्भर करती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान किसकी गारंटी नहीं देता है? तो समता का हक तो देता है, राइट टू इक्वलिटी देता है हमारा संविधान, धार्मिक आज़ादी भी देता है आर्टिकल 25 के तहत। उसके बाद बात करें संवैधानिक उपचारों का हक भी है आपको आर्टिकल 32 के तहत यहाँ पर ये भी मिलता है। लेकिन सभी को शिक्षा का हक ऐसा नहीं बोला गया है। देखिए 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है यहाँ पर शिक्षा का बात बोला गया है हमारे संविधान में, लेकिन सभी को शिक्षा का हक मिलेगा ये ऐसा नहीं बोला गया है। तो चौथा वाला जो है आपका सही इसका आंसर होगा। तो राइट आंसर की बात करें तो चौथा वाला, सभी को शिक्षा का हक ऐसा हमारे संविधान में नहीं है कहीं, तो इसकी गारंटी नहीं देता है। अगला क्वेश्चन है कि समुद्र की एक चौड़ी उपखाड़ी यानी कि प्रवेश मार्ग जो आकार में अवतल हो, अवतल का मतलब क्या होगा? अवतल ऐसा और उत्तल ऐसा, है ना, उत्तल दर्पण और ये अवतल दर्पण, तो आकार में अवतल हो तो वो क्या कहलाती है? जल संयोजी, जल डमरू, मध्य कहलाएगी या खाड़ी कहलाएगी, पहाड़ों के बीच में समुद्र का रास्ता, तो वो कहलाता है वे, खाड़ी। जैसे कि वे ऑफ बंगाल, तो बंगाल की जो वो भी है खाड़ी है वो इस तरीके का गड्ढा है, ठीक, तो इसको क्या बोलेंगे हम? खाड़ी बोलेंगे। पंजाब में बड़ी संख्या में अल्पलावन नहर हैं, ठीक है, जिसमें जल कहाँ से आता है? जो नहरें हैं उसमें आपका जल यहाँ पर कहाँ से आता है, कौन सी नदी से आता है मेनली यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो पंजाब की बात करें तो उसमें जो है मेनली सतलुज नदी से उनमें जल आता है। किस नदी से आता है? सतलुज नदी से आता है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत ही आईएमपी है, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है कि तारे चमकते हैं किंतु ग्रह नहीं चमकते, क्यों? तो देखिए क्या होता है कि जैसे हम अपनी आंखों से जब देखते हैं तो ग्रह यहाँ पे हैं लेकिन तारे यहाँ पे हैं, बहुत दूर है तारे, तारे बहुत दूर हैं, तो जो उनकी लाइट यहाँ तक आती है हमें, तो और ग्रह हमारे जो है पास में है, जिस कारण से वो जो है उनकी उनमें भी जो है लाइट का परावर्तन अववर्तन ये सब चीजें होती रहती है, लेकिन उतना हमको समझ में नहीं आता क्योंकि वो हमारे बहुत करीब है, लेकिन तारे बहुत दूर है इसलिए वो जो है हमको उस टाइप से दिखाई देते हैं। तो इसके अगर आंसर की बात करें तो देखिए वे पृथ्वी के करीब हैं इसलिए उनसे अधिक प्रकाश मिलता है। भाई यानी कि ग्रह की बात की जा रही है, ग्रह के करीब हमारे पृथ्वी के करीब है इसलिए अधिक प्रकाश मिलता है जो समझ में नहीं आता। और प्रबलता में यदि छोटे मोटे परिवर्तन भी होते हैं तो वे नजर में नहीं आते, यानी कि उनकी जो प्रबलता है अगर थोड़ी बहुत अपवर्तन परावर्तन के कारण डिफ्लेक्ट भी हो रही है तो उस कारण से जो है वो हमको समझ में नहीं आते, लेकिन जो तारे हैं बहुत दूर होते हैं जिस कारण से वो हमको टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 4th नंबर वाला आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन की यहाँ पर, तो क्वेश्चन है हमारे पास कि एक्सरे के संबंध में निम्नलिखित विकल्पों में से, ठीक है, विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही नहीं है यहाँ पर पूछा गया है। तो सही नहीं की बात करें तो ये प्रकाश की गति से चलता है, ये भी जो है सही है आपका। इसकी भेदन क्षमता कम होती है तो ये गलत है। यह परावर्तित या अपवर्तित दोनों हो सकता है तो ये भी सही है। फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित कर सकता है तो ये भी सही है। तो इसका आंसर है पहला वाला कि इसकी भेदन क्षमता कम होती है, तो ये वाला आपका गलत आंसर हो जाएगा, यानी कि इनमें से ये गलत है, यानी कि ए जो है आपका सही होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर द्वारा पता लगाए जाने से बचने के लिए निम्नलिखित में से कौन जब भी स्थापित किया जाता है परिवर्तित हो जाता है? तो उसको बोलते हैं हम पॉलीमॉर्फिक वायरस। पॉलीमॉर्फिक वायरस जो है अपने आप को चेंज करता रहता है, जो कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर उसको पता नहीं लगा पाते, तो उसको पॉलीफॉर्मिक जो है पॉलीमॉर्फिक वायरस भी कहा जाता है। और देखिए जैसे कि बॉम्ब्स है, ट्रोजन हॉर्स है, तो ट्रोजन हॉर्स क्या होता है कि आपको ये किसी न किसी फाइल के साथ अटैच होकर आ जाएगा जो कि आपको दिखेगा नहीं कि ये क्या, आपने मान लो कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया, exe फाइल डाउनलोड की, लेकिन उसके अंदर वायरस छुपा हुआ था, आपने जैसे ही उसको एग्जीक्यूट किया वो वायरस आपके में फैल जाएगा। तो ट्रोजन हॉर्स बाहर से अच्छा दिखेगा लेकिन अंदर से घातक होगा। लॉजिक बॉम्ब जो है ये भी एक वायरस का टाइप है, वॉर्म भी है एक वायरस का ही टाइप है, ये जो है बहुत ही स्पीड से जो है इंटरनेट पे फैलता है। तो इसका लेकिन आंसर की बात करें तो आंसर है आपका पहला वाला पॉलीमॉर्फिक वायरस।
निम्नलिखित में से कौन सी खरपतवार औद्योगिक बहिस्त्राव से हो जाने वाले जल प्रदूषण को नियंत्रित करती है? तो कौन सी खरपतवार की बात की जा रही है? देखिए तो यहाँ पर है पॉर्थेनियम, हाथी घास, जलकुंभी या मोगर घास। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसका आंसर है पहला वाला। निम्नलिखित में से किसको विश्व बैंक भी कहा जाता है? तो अगर हम इसको बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को क्या बोला जाता है? विश्व बैंक भी कहा जाता है, ऐसा बोला गया। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। हम देखिए IMF मुद्रा कोष है तो इसका हेडक्वार्टर पूछा जाता है तो वॉशिंगटन DC आपको लगाना है। और आपको आज का क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है WTO जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो ये कमेंट करके बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको कमेंट कीजिए कि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसका मुख्यालय कहाँ पे है, कमेंट करके जरूर बताइए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के लेखक कौन है, उनका नाम बताइए। तो प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की बुक है। किसकी? सचिन तेंदुलकर की। निम्नलिखित में से अगर बात करें तो कौन सा उत्पादक संघ, ठीक है, यानी कार्टेल का उदाहरण है? तो अगर हम बात करें कार्टेल का एग्जांपल है तो वो ओपेक है, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक। और ओपेक का जो है भारत हिस्सेदारी में नहीं है, यानी कि भारत उसका मेंबर नहीं है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत क्या ओपेक का मेंबर है? तो भारत जो है ओपेक का मेंबर नहीं है, यहां पर आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। अपशिष्ट स्लेज जल जो है वो कहाँ से निकलता है या क्या है? तो जैसा कि मैंने बताया था पिछले बार कि स्लेज होता है पिछले पार्ट में। यहाँ पर अगर बात करें स्लेज की तो अपशिष्ट जल जो होता है वो रसोई से जो निकलने वाला अपशिष्ट जल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्लेज बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला वाला। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है ये। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? अगर हम बात करें यहाँ पर तो एनी बेसेंट, मायावती, विजयलक्ष्मी पंडित या फिर सुचेता कृपलानी। तो सुचेता कृपलानी जी जो थी उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी और 1963 से 1967 तक जो है इनका कार्यकाल था। तो ये भी आपको याद रखना है कि सुचेता कृपलानी जी जो थी 1963 से 1967 तक उनका कार्यकाल यहाँ पर था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित विकल्पों में से कार्बन का शुद्धतम रूप क्या है? निम्नलिखित विकल्पों में से बोला गया है कि इनमें से सबसे शुद्धतम कौन सा है? देखिए एंथ्रासाइड कोयला है। देखिए ABC 3 प्रकार के कोयले हम जानते हैं। देखिए मेनली 4 होते हैं, लेकिन अगर सबसे ज्यादा बात करें तो एंथ्रासाइड, बिटुमिनस और पिट कोयला, ये सब चीजें कोयला जो है हमारे पास होती हैं। तो ABC में हमको याद रखना है सबसे अच्छा A, फिर उसके बाद B बिटुमिनस, ठीक। तो यहां पर अगर सबसे अच्छी की बात करें तो देखिए काजल जो है ये भी नहीं है, ग्रेफाइट भी इसका शुद्धतम रूप नहीं होता और लकड़ी का कोयला चारकोल जिसको हम बोलते हैं ये भी इसका शुद्धतम रूप नहीं। शुद्धतम रूप जो अगर इसमें से बात करें तो एंथ्रासाइड कोयला जो होता है, एंथ्रासाइड, वो शुद्धतम रूप यहाँ पर होता है। तो इसका आंसर की अगर हम बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर पहला वाला एंथ्रासाइड। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि दिलवाड़ा के चालुक्य मंदिर या जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो देखिए इसमें कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले तो सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लेगा कि दिलवाड़ा के जैन मंदिर को किसने बनवाया? तो चालुक्यों के द्वारा बनवाया गया। दूसरा, दिलवाड़ा में किस धर्म का मंदिर है? तो जैन धर्म का मंदिर है। और एक तो ये कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर है कहाँ? तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो दिलवाड़ा के जैन मंदिर की बात करें तो वो है हमारे पास कहाँ पे? राजस्थान में। राजस्थान इसका सही उत्तर होगा। तो ये सब चीजें जो है कई प्रकार से क्वेश्चन को यहाँ पर पूछ लिया जाता है कि दिलवाड़ा में किसके मंदिर हैं? तो जैन समुदाय के मंदिर हैं। ये सब चीजें कई प्रकार से चेंज करके आपको पूछ लेगा। तो यहाँ पर पार्ट 2 समाप्त होता है। आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए वीडियोस को, कमेंट कीजिए जो मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं आपसे, क्योंकि कमेंट करेंगे तो अच्छा लगेगा, मुझे भी ऐसा महसूस होगा कि आप पूरा वीडियो देखते हैं और पढ़ते हैं, उसको नोट्स बनाते हैं अपने। तो इनको देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।